गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ सर्वेश वर्धन। और आज की क्लास में मैं जी एडवांस पेपर 1 का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये दिया हुआ है कि स्फेयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और इस प्लैंक पे रखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 2 इंटू स्मॉल आर है। ठीक है, और इस प्लैंक को इसको रेज कर रहे हैं, तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना एंगल तक हम इस इंक्लाइन पिन को रेज कर सकते हैं ताकि ये रोल न करे। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि इस पे जो फोर्स लगेगा इस स्फेयर पे, वो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो सेंटर से पास करेगा, यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो इस सेंटर से पास करेगा, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो वर्टिकल होगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। ये 3 तरह के फोर्स हैं जो इस स्फेयर को यहाँ रेस्ट में रखे हुए हैं। अब हम जैसे ये इस इंक्लाइन पिन को रेज करेंगे तो ये नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट करेगा टुवर्ड पॉइंट ओ। ठीक है, तो जब तक ये ओ पे नहीं पहुंचेगा, मतलब इसका लाइन ऑफ एक्शन ओ से पास नहीं करेगा, तब तक ये mg का जो टॉर्क होगा वो इस स्फेयर को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना चाहेगा। ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे एक नॉर्मल डेवलप होगा जो उसको यहाँ सपोर्ट देगा और ये स्फेयर रुका हुआ रहेगा। लेकिन जैसे ही हम ये एंगल थीटा बढ़ाएंगे, जब ये mg का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से पास करेगा, ठीक है, तो इस पॉइंट से पास करेगा तो इस mg का टॉर्क 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर और फर्दर उठा दिए तो ये mg का लाइन ऑफ एक्शन ओ के राइट साइड से पास करेगा। ठीक है, जो इसको क्लॉकवाइज में टॉर्क डेवलप करेगा, जिसके वजह से ये टपल करना शुरू हो जाएगा। तो ये टपल न करे, इसके लिए मैक्सिमम एंगल का केस अगर हमको डील करना है तो हमको वो केस डील करना पड़ेगा जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ए से पॉइंट ए से पास करे। तो हमने ये फिगर ड्रॉ किया है कि इस पॉइंट से पास ये नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, जो सी से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है ये। ठीक है, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ये ए पॉइंट से पास कर रहा है, और ठीक है, ये जस्ट ट्रपल का स्थिति में है, तो ये जो पॉइंट बी पॉइंट पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल हटा दिया है। ठीक है, तो यही कंडीशन होगा जहाँ तक हम ये मैक्सिमम एंगल तक हम इसको उठा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर उठाएंगे तो ये mg हमारा राइट साइड में आएगा जो इसको क्लॉकवाइज रोटेशन करवा देगा। ठीक है, तो इस केस में हमको ये एंगल थीटा फाइंड करना है। तो आप इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं ये a और b के बीच का डिस्टेंस 2 इंटू स्मॉल r है, और यहाँ से ये mg वर्टिकल डायरेक्शन में, और यहाँ से ये इंक्लाइन पे परपेंडिकुलर। तो ये है, ये जो mg है वो बेस पे परपेंडिकुलर है और ये इंक्लाइन पे परपेंडिकुलर है, इसलिए इन दोनों के बीच में वही एंगल होगा जो इस इंक्लाइन पिन के बीच में एंगल होगा। तो ये एंगल, ये लाइन और ये वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल ये थीटा होगा। तो ये मैंने थीटा एक्सप्रेस कर दिया है। अब ये हमारा स्मॉल आर है, ये हमारा कैपिटल आर है, तो हम यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर लिख देंगे। तो थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स आर बाई स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक डिस्क है। ठीक है, वो रेस्ट में है, इसके जस्ट ऊपर एक मैग्नेट रखे हैं। ठीक है, और इस मैग्नेट को इस एक्सिस के अबाउट चारों तरफ हम घुमा रहे हैं। तो हमें बताना है इस डिस्क के बारे में कि ये डिस्क किस ओर रोटेट करेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि इससे टेम्परेचर राइज के रेस्पेक्ट में कुछ और भी बातें करनी है। तो आप ध्यान रखते होंगे कि जब किसी ये कंडक्टिंग प्लेट से जब मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं तो भी ईडी करंट डेवलप होता है कंडक्टिंग सरफेस में। तो जैसे ही हम इस मैग्नेट को हम ये चारों तरफ घुमाना शुरू करेंगे तो इस डिस्क में ईडी करंट डेवलप करेगा, जो इंड्यूस्ड करंट इसके मोशन को ओपोज करेगा। जैसा कि लेंज लॉ ने कहा था कि जिस कारण के वजह से ये इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है उस कारण को ही ओपोज करता है। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट इसमें डेवलप होगा उसका कारण क्या है, तो मैग्नेट का रोटेट करना। तो मैग्नेट का रोटेट करना, मान लेते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, तो इस मैग्नेट को पर टॉर्क क्लॉकवाइज में लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ताकि इसके मोशन को वो स्लो कर पाए। तो जैसे ही मैग्नेट पे टॉर्क क्लॉकवाइज में लगेगा तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये डिस्क पे
टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज में लगेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क लगेगा जो इस डिस्क को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करेगा। कहने का मतलब है कि डिस्क भी एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। तो ये आपका ऑप्शन देखिए, द रोटेट इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट, गलत है। रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज द मोशन ऑफ, ये रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट, ये आपका बी ऑप्शन सही है। और डज नॉट रोटेट एंड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड, ये तो रोटेट करेगा ही करेगा, ठीक है। डी ऑप्शन देखिए, नॉट रोटेट बट टेम्परेचर विल स्लो राइज। अब देखिए नॉट रोटेट, ये दोनों ऑप्शन सी और डी में, तो नॉट रोटेट वाली तो बात है नहीं, रोटेट तो करेगा ही करेगा। लेकिन जरा टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर और लो के बारे में समझ आइए, क्योंकि इस जब मैग्नेट को हम घुमाएंगे तो अभी बताया कि इस डिस्क में ईडी करंट डेवलप होगा, और ईडी करंट डेवलप होगा तो हीट लिबरेट होगा, हीट लिबरेट होगा तो ये टेम्परेचर राइज करेगा इसका, एल्युमिनियम का। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ईडी करंट डेवलप होने से के वजह से इस एल्युमिनियम का ये टेम्परेचर राइज करेगा। लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर देखिए, टेम्परेचर रिमेन्स चेंज, टेम्परेचर विल क्या स्लोली राइज, तो स्लोली राइज तो ठीक है, लेकिन चूंकि ये नॉट रोटेट लिखा हुआ है इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ बी ऑप्शन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह का है ये रोलर, ठीक है, जिसका ये इनर रेडियस इसका 10 इनर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है और इसका 20 सेंटीमीटर डायमीटर है, ठीक है। और कहा गया है कि इस पे एक स्केल है, स्केल इस पे रखा गया है स्मॉल रेडियस वाले पे, और इसको हम यहाँ से धकेल रहे हैं। देयर इज़ नो स्लिपिंग है, स्लिप नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो अगर ये रोलर कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर अगर आगे बढ़ता है तो आप बताइए स्केल के लिए कौन सा इन्फॉर्मेशन सही है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हमको ध्यान से देखने के लिए हमको क्या ज़रूरत है कि ये जो सेंटर, इस रोलर का सेंटर की वेलोसिटी और ये जो स्केल है, स्केल के ये जो एंड है, इस एंड की वेलोसिटी में दोनों में रिलेशन पहले जानना चाहते हैं, ठीक है। वो रिलेशन से पता चल जाएगा मुझे। तो अगर मान लेते हैं सेंटर की वेलोसिटी अगर v0 है, ध्यान सुनिएगा, ये सेंटर की वेलोसिटी v0 है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि ये कंप्लीट प्योर रोलिंग में है इसलिए हम कह सकते हैं कि लोएस्ट पॉइंट के अबाउट हम प्योर रोटेशन मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर v0 वेलोसिटी सेंटर की होगी तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, तो ये रेडियस हो जाएगा हमारा 2r, तो हम यहाँ लिख सकते हैं v0 बटा 2r। तो v0 बटा 2r हो गया ओमेगा, और इस पॉइंट की वेलोसिटी जाना चाहते हैं तो हम यहाँ से ये डिस्टेंस जो होगा, रेडियस जो होगा 2r, एक r, ये 3r हो जाएगा। तो 3r रेडियस में पॉइंट P रोटेट कर रहा है, ओमेगा की वैल्यू v0 बटा 2r है, तो हम इस पीक पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। कितना होगा, तो ये ओमेगा इंटू r, तो v0 बाई 2r इंटू 3r, ये हो गया हमारा 3v0 बाई r। तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो स्केल है, स्केल का जो एंड है या स्केल का हर पॉइंट जो है वो 3v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जबकि ये रोलर जो है वो v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हम ये देख लेते हैं कि रोलर के रेस्पेक्ट में ये स्केल की क्या वेलोसिटी होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी से हम देख सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से 3v0 बाई 2 में से ये v0 घटा देंगे तो हमारा v0 बाई 2 होगा। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जो सेंटर के रेस्पेक्ट में इस स्केल की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी v0 होगी, मतलब इसकी आधी, रोलर का आधा, ठीक है। इसका मतलब कि ये जितना रोलर मूव करता है तो रिलेटिवली वो उसका आधा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कहने का मतलब है कि अगर ये 50 सेंटीमीटर अगर रोलर मूव करता है तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो स्केल है वो 25 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि इसके रेस्पेक्ट में 25 सेंटीमीटर ये आगे रहेगा ये। तो ये हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, ठीक है, समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न की संख्या n है, रेडियस r है,
और इस तरह से इस कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है। इस कैपेसिटर पे इनिशियली क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये यहाँ से स्विच ओपन है। जैसे ही स्विच को यहाँ क्लोज करते हैं, ठीक है, तो ये सारा का सारा चार्ज इस कॉइल से यहाँ से पास कर जाता है। स्विच को क्लोज करते ही बताइए कि इसको कितना एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या सॉफ्ट देखिए यहाँ पे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो इस कॉइल के सरफेस के पैरेलल है, ठीक है, ये इस कॉइल पे टॉर्क डेवलप करेगा। एक्चुअली है क्या कि जैसे ही ये चार्ज यहाँ से पास करेगा, में बहुत ही कम समय के लिए करंट आएगा। तो बहुत ही कम समय के लिए करंट आएगा तो टॉर्क भी बहुत कम समय के लिए आएगा, ठीक है। तो टॉर्क जो डेवलप होगा वो आप जानते हैं कि एम क्रॉस बी, टॉर्क की वैल्यू एम बी साइन थीटा। तो एम होगा, ये है मैग्नेटिक मोमेंट, तो करंट हो गया क्यू, मान लेते हैं टाइम टी है, तो क्यू बाई टी करंट हो गया, ठीक है। एरिया करना है, तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न एन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट हो गया। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टॉर्क की वैल्यू। मतलब इस टॉर्क की वजह से ये कॉइल झटका महसूस करेगा और झटका की वजह से ये रोटेट करना शुरू करेगा। तो हम लोग अप्लाई करते हैं एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। तो एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इस टी को आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम जानते हैं फ्रॉम एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, टॉ, जिसको डी टी कहते हैं, आप यहाँ से डी टी इसको कह सकते हैं, स्मॉल टाइम डी टी है, तो टॉ डी टी इज इक्वल टू चेंज इन एल, ठीक है। तो टॉ डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्यू इंटू पाई आर स्क्वायर एन बी नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा एल, और यही आंसर हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है, और इस पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है इस फेस के परपेंडिकुलर। जब इस ग्लास से पास करता है तो वेव फ्रंट का क्या शेप होगा, ये क्वेश्चन राइज कर रहा है। तो हम वेव फ्रंट का शेप अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पहले रे डायग्राम खींचिए, और रे डायग्राम खींचने के बाद उस पर एक ऐसा कर्व इमेजिन कीजिए जो रे पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम लोग खींच लेते हैं रे डायग्राम, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो एक बड़ा सा फिगर बनाते हैं, और इस पे जो लाइट आया है, तो एक लाइट ये तो नॉर्मल यहाँ से पास कर जाएगा इस सरफेस से, इस पे कॉमन नॉर्मल हमारा ये हो जाएगा। तो कॉमन नॉर्मल डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, तो कॉमन नॉर्मल से दूर जाएगा, तो इस तरह से बेंड हो जाएगा। फिर हम ये ले लेते हैं एक रे, कॉमन नॉर्मल हमारा इस तरफ, ठीक है, तो इससे दूर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एक रे हम और लेते हैं यहाँ पे, इसमें इस पार्ट पे लेते हैं, इस पार्ट में अगर हम यहाँ से ऐसे लेते हैं ये, ठीक है, कॉमन नॉर्मल हमारा ये हो जाएगा। तो ये बेंड करेगा इस तरफ और ये भागेगा इस तरफ, ठीक है। तो इस तरफ आएगा इस तरफ, ठीक है। इस पोर्शन में अगर हम देख लें, ठीक वैसे ही तरह से इसमें अगर आप देख लेते हैं ऐसे, इसमें अगर आप इस तरफ से देखते हैं तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। अब हम रे डायग्राम खींच रहे हैं। अब हमको प्रत्येक रे पे एक ऐसा कर्व हमको खींचना है जो रे पे परपेंडिकुलर हो। तो एक हमारा हो गया ऐसे, ठीक है, ये हमारा हो गया ऐसे, ये हमारा हो गया ऐसे। यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, हर जगह परपेंडिकुलर हो गया। तो ऐसा शेप हमारा ऑप्शन ए में है। तो ये ऑप्शन आंसर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे यहाँ पे कि एक यूट्यूब है, ठीक है, और यूट्यूब में पहले से लिक्विड भरा हुआ है और दोनों आर्म में लिक्विड का जो लेंथ है वो 0.29 है। लिक्विड है, वाटर है। इसका डेंसिटी 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, होता भी है, ठीक है। और इसमें 0.1 मीटर लेंथ का एक केरोसिन इसमें एक्स्ट्रा ऊपर से डाल दिए, ठीक है। तो डाल देने के बाद ये जो पोर्शन होगा ये वाटर लेवल को इसको नीचे दबाएगा और यहाँ से वाटर लेवल ऊपर राइज करेगा। मान लेते हैं कि जब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो मान लेते हैं इस आर्म में इसका लेंथ जो होगा वो h1 है और इस आर्म में इस लिक्विड का जो लेंथ है वो h2 है। तो मुझे फाइंड करना है h1/h2 क्या होगा। ये हमारा हो गया यहाँ से h1 माइनस 0.1, ठीक है। और ठीक है, ये भी हमारा हो जाएगा यहाँ से h1 माइनस 0.1। ऊपर वाला पोर्शन कितना होगा, तो ये ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा हमारा, ये टोटल h2 है, तो ये हो जाएगा h2 माइनस टोटल लेंथ h2 है, इसमें से घटा देते हैं h1 माइनस 0.1, तो ये हमारा हो जाएगा h2 माइनस h1 प्लस 0.1, ये लेंथ। अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो एक ही लिक्विड में एक लेवल पे प्रेशर जो होगा कंटेनर में सेम हो। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। तो A और B का प्रेशर दोनों का सेम होगा, तो यहाँ से इक्वेशन आप लिख सकते हैं। तो प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B। प्रेशर एट A होगा हमारा P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। डेंसिटी ये है केरोसिन, तो रो G, ठीक है। H का वैल्यू 0.1 इज इक्वल टू P0 प्लस रो हो गया 1000 इंटू J हो गया 10 इंटू हाइट का वैल्यू होगा h2 माइनस h1 प्लस 0.1, तो 0.08 आएगा इज इक्वल टू h2 माइनस h1 प्लस 0.1, ठीक है। तो h1 माइनस h2 इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0.08, तो h1 माइनस h2 इज इक्वल टू 0.02। ये इक्वेशन 1 आया। फिर दूसरा इक्वेशन है कि दोनों में जो वाटर का जो लेंथ होगा दोनों कॉलम में मिला करके वो उतना ही होगा जितना पहले था। तो पहले दोनों में था कितना, दोनों में 0.29, तो इसमें भी 0.29 था पहले, 0.29 इसमें भी था, तो टोटल हो गया 0.58, अभी भी 0.58 हुआ। h1 माइनस 0.1 प्लस h2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.29, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा h1 प्लस h2 इज इक्वल टू 0.58 प्लस 0.1, तो हो गया h1 प्लस h2 इज इक्वल टू 0.68, ठीक है। यहाँ से आएगा ये हो गया 0.2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, तो हमारा हो जाएगा h1 प्लस h2 बाई h1 माइनस h2 इज इक्वल टू 0.68 बाई 0.02, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा h1 प्लस h2 बाई h1 माइनस h2 इज इक्वल टू 34/1। अब हम कंपोनेंट डिविडेंड रूल लगा देते हैं,
तो ये हो जाएगा H1/H2 इज इक्वल टू 34 + 1/34 - 1, इसका मतलब 35/33। तो ये हमारा H1/H2 का वैल्यू 35/33 आएगा। ये हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, ओके।